हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल अभी इनवाइट क्लासेस। तो आइए आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, इसमें हम सारा कुछ कवर करेंगे जो केमिस्ट्री पर होगा। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्जाम से पर्पज़ से है। ठीक है, तो चलिए, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए पूरा केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। जैसा कि आपको ये सामने दिख रहा होगा, इसमें परख नली रखी है, बीकर रखा हुआ, सारा कुछ रखा हुआ जो केमिस्ट्री पे आपका यूज होता है। ठीक है, ये लैबोरेटरी में यूज होता है, प्रयोगशाला विधि जब करते हैं प्रयोगशाला में इन सब बर्तनों का यूज होता है। ठीक है, वहाँ पर तमाम तरह के केमिकल बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला में हम तमाम तरह के रासायनिक पदार्थों को बनाते हैं। तो ये चलिए आगे हम पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, तो रसायन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक बाबूजी किसे माना जाता है? लेवेसियर को माना जाता है। किसे माना जाता है? लेवेसियर को माना जाता है। इसका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे नोट करते हैं। तो केमिस्ट्री का बाबूजी किसे कहा जाता है? लेवेसियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लेवेसियर को कहा जाता है। तो रॉबर्ट बॉयल को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, लेकिन एंटोनियो लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। किसका? मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक माना जाता है। किसको? लेवेसियर को माना जाता है, एंटोनी लेवेसियर को। इनका पूरा नाम है एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर। क्या नाम है? एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियर इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट बॉयल को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन एंटोनी लॉरेंट डी को लेवेसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना। ये ध्यान रखना, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, उनका जनक माना जाता है लेवेसियर को। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए केमिस्ट्री को हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिक होगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। केमिस्ट्री में कितनी शाखाओं को पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो एक ऑर्गेनिक होगा, ठीक है, एक ऑर्गेनिक, ठीक, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका इनऑर्गेनिक होगा। ठीक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, और तीसरा होगा आपका फिजिकल। कौन सा होगा? फिजिकल होगा। तीसरा फिजिकल होगा। ये 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, दूसरा इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तीसरा फिजिकल पढ़ेंगे। इसे आपको ध्यान रखना, बाकी आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, फिजिकल का मतलब होता है भौतिक रसायन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में कार्बन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन होगा उसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और जहाँ पर कार्बन नहीं होगा उसे पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कार्बन नहीं होगा जिनमें उपस्थित। ठीक है, इन सभी पदार्थों की भौतिक अवस्था को हम भौतिक, जिसे बाहर से देखकर पहचाना जाए उसी को भौतिक अवस्था बोलते हैं। तो इसका जो अध्ययन करेंगे वो भौतिक रसायन में करेंगे। ठीक है, इन तीनों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये जो है केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? तो केमिस्ट्री आपका एक मिस्र देश था, तो मिस्र देश से आया था। वहाँ के लोग काली मिट्टी और कई केमिकल लगाकर ममी वगैरह तैयार करते थे। तो वहीं से रसायन विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र देश से मानी जाती है, क्योंकि ममी में वो केमिकल लगा कर रखते थे, ममी को रख लेते थे। जिसे ममी का मतलब होता है कोई जिसे डेड हो गया तो उस बॉडी को उसमें ऐसा केमिकल लगा देते थे, वो लोग लेप कर देते थे ताकि वो ख़राब ना हो। कई हज़ार सालों तक रखी रहती है वो बॉडी, ख़राब नहीं होती, उसी को ममी बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं ममी कैसी इमेज दिखा देते हैं। तो मम्मी चलिए आपको हम दिखा देते हैं। तो ये आपकी देखिए मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी यहाँ पर आपको देखिए केमिकल लगाया हुआ ये बॉडी रखा हुआ है, जिसमें केमिकल लगाने के बाद ये बॉडी को ताबूत में रख दिया जाता है और ये बॉडी गंध नहीं देती है। ठीक है, यदि ये केमिकल आप लगा देते हैं तो गंध इसमें आती नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर केमिकल बॉडी में पूरे लगा दिया गया है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से लगा कर रख दिया जाता है ताकि बॉडी से बदबू ना आए। कान, नाक और नाभि है, इन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, मुंह, आँख में इस सब में केमिकल ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, अच्छी तरह से लगाए ताकि हवा अंदर ना प्रवेश कर पाए। यदि हवा अंदर चली गई तो बॉडी से बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो ये होता है केमिकल। तो सबसे पहले ये शुरुआत मिस्र देश ने की थी। मिस्र देश की राजधानी क्या है? काहिरा, ध्यान रखेंगे। तो मिस्र देश ने सबसे पहले शुरुआत, इसीलिए वहीं से केमिस्ट्री का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने ही केमिकल सबसे पहले तैयार किया था मिस्र देश के लोगों ने, इसलिए केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई? मिस्र देश से हुई। इजिप्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो चलिए, अब रसायन विज्ञान को हम विज्ञान का क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं। तो रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, इसका मतलब। चलिए आगे देखते हैं। तो रसायन विज्ञान है का, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं पहले।
आगे आप आ जाइए। तो यहाँ रसायन विज्ञान है क्या, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो मतलब पदार्थ के बारे में जो अध्ययन किया जाए, अर्थात रसायन विज्ञान का अर्थ होता है रसों का अध्ययन। ठीक है, रसों का मतलब द्रव का अध्ययन क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। किस विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, केमिस्ट्री को, याद रखेंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान आप देखते होंगे हर जगह घुस जाता है, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे कहीं भी, हर एक क्षेत्र में आ जाता है ये। ठीक है, रसायन विज्ञान हर क्षेत्र में आपका चला जाएगा। ठीक है, कहीं भी देखेंगे रसायन विज्ञान का भी यूज होता है, इसलिए इसे विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए अगला टॉपिक, इसी में टॉपिक क्या, अगले उसमें आ जाते हैं। तो विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है, ये तो बता दीजिए, केमिस्ट्री को। ठीक है, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका वर्गीकरण अपने अध्ययन के हिसाब से क्या कर लेते हैं। ठीक है, आसानी होती है पढ़ने में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैटर। ठीक है, पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया की हर वह चीज़ जिसमें भार होता है, जैसे आप आकलन कर सकें कि इसमें भार है, भार का मतलब वेट। ठीक है, दुनिया की हर वह चीज़ जिसमें क्या हो, भार हो और वह कुछ स्थान घेरती हो, तो क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ होने के लिए कितने बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, दो, एक तो उसमें भार होना चाहिए और दूसरा स्थान घेरना चाहिए, तो वो पदार्थ कहलाएगी। यदि ये दोनों रीजन उसमें नहीं है, ये दोनों बातें उसमें सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तो वो फिर पदार्थ नहीं होगा। पदार्थ कब होगा, जब उसमें भार होगा और वो कुछ स्थान घेरेगा, तभी वो पदार्थ कहलाएगा। तो आपके नज़रों में जो कुछ भी दिखे, कहीं भी दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, कहीं किधर भी देखें, कुछ भी दिखाई पड़े, वो सब क्या है, पदार्थ है, सब पदार्थ हैं। ठीक है, दुनिया का हर एक चीज़ क्या है, पदार्थ है। ठीक है, द्रव्य क्या बोलते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, इसको तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं, द्रव्य भी इसे कहते हैं, द्रव्य। ठीक, द्रव्य केमिस्ट्री की भाषा में पदार्थ को हम द्रव्य बोलते हैं और इंग्लिश में हम सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्सटेंस, सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस, जी हमने स्पेलिंग में लिख दी, सब्सटेंस कहते हैं, SUBS है, सॉरी यस पहले लिख दिए हैं, तो इसे इरेज करके लिख देते हैं, तो इसे इरेज कर दे थोड़ा सा। ठीक है, ये यहाँ पर पहले भी लिख दिए थे, चलिए इसे हम लिख देते हैं अब। ये सब्सटेंस है, पहले बी है, बाद में पहले बी, बाद में यस है। ठीक है, पहले बी है, तो सब्सटेंस बोलते हैं द्रव्य को। तो पदार्थ मैटर बोले या द्रव्य बोले, सब्सटेंस बोले, कुछ बोले, ये सब का मतलब है पदार्थ की मतलब पदार्थ है। तो पदार्थ में कितनी दो बातों को ध्यान रख, क्या क्या, दुनिया की हर वह चीज़ में क्या हो, भार हो और वो क्या कुछ स्थान घेरती हो, तभी वो पदार्थ होगी। एक तो भार होना चाहिए, दूसरा स्थान घेरना चाहिए, तो क्या होगा, पदार्थ। इन बात का ध्यान रखेंगे तो पदार्थ होगा। लेकिन आप देखे होंगे कि प्रकाश एक चीज़ तो है, यह स्थान घेर रहा है, प्रकाश स्थान घेरता है, लेकिन उस पर भार नहीं होता, तो इसमें भार नहीं है तो ये पदार्थ भी नहीं है। प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, प्रकाश कोई पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये स्थान तो घेरता है लेकिन भार नहीं होता, इसमें भार भी होना चाहिए पदार्थ होने के लिए। यदि भार नहीं है तो फिर पदार्थ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री भाषा में द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पदार्थ, दूसरा नाम क्या दे सकते हैं पदार्थ का, द्रव्य। ठीक है, इसे हम कई भागों में बांट सकते हैं, वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो इसे हम वर्गीकरण करते हैं, एक तो भौतिक गुण होगा इसमें, एक रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ेंगे। भौतिक गुण के आधार पर पढ़ेंगे, जहाँ जिससे मतलब बाहर से देखकर पता लगाया जा सके, वही भौतिक गुण में आएगा। जिससे कोई भी चीज़ को हम देख लें, बाहर से उसके बारे में जान जाएँ। ठीक है, तो वो क्या है, भौतिक गुण है। और रासायनिक गुण क्या होता है, जिससे बाहर से पता ना लगा पाएँ। ठीक है, तो रासायनिक गुण में आएगा। चलिए भौतिक गुण में, तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, यहाँ पर हम भौतिक गुण और दोनों नोट करते हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब भौतिक गुण। ठीक है, ये भौतिक गुण है, भौतिक गुण, और यहाँ रासायनिक, यहाँ रासायनिक लिख देते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण। तो भौतिक और रासायनिक दो प्रकार से पढ़ेंगे पदार्थों को, पहले भौतिक के आधार पर समझेंगे, बाहर से पता लगाया जा सके वो भौतिक गुण में आएगा, और जिसे बाहर से पता न लगा पाए रासायनिक गुण में पहुँच जाएगा। ठीक है, कुछ उसमें क्रिया करनी पड़े। तो यहाँ पर ठोस भौतिक गुण है, द्रव भौतिक गुण है, गैस भौतिक गुण है। ठीक है, अच्छा भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, तो तीन अवस्थाएं हो सकती हैं, एक ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अच्छा भौतिक गुण जाने, भौतिक गुण वह गुण होता है जिसमें बाहर से देखकर पता लगा, जैसे हम
जैसे हम गोरा हैं, काला हैं, सांवले हैं, कुछ भी, ये क्या है, भौतिक गुण है हमारा, ठीक है। तो भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। अभी आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत करीब करीब है। ठोस क्या है यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो पहला यहाँ पे हम लिख देते हैं ठोस, दूसरा लिख देते हैं द्रव और तीसरा लिख देते हैं गैस, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं हमने लिख दी। तो ठोस क्या होता है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं। जैसे कोई चीज़ ठोस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, वो बहुत करीब करीब हो, बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। इससे पास होने की वजह से वो क्या है, ठोस है, ठीक है। तो जिस वजह से बहुत क्या माना जाएगा, वो घना माना जाएगा। इस पास पास होने की वजह से क्या होगा, वो घना माना जाएगा, मतलब पास पास होने की वजह से घनत्व, जैसे घनापन कहेंगे। तो घनापन को ही हम क्या कहते हैं, घनत्व। जैसे कोई चीज़ पास पास, जैसे कोई मान लिया गांव बसा है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं, ठीक है, तो वो क्या है, घनापन है, मतलब घनत्व वहाँ का ज़्यादा है, ठीक है। किसी गांव में मान लिया 100 आदमी है, उतने ही एरिया में किसी गांव में मान लिया कि 400 आदमी है, तो घनापन दूसरे गांव का क्या होगा, ज़्यादा होगा, जहाँ 400 आदमी है, ठीक है। तो इस प्रकार के चीज़ को हम क्या कहते हैं, घना कहते हैं। जहाँ पे कंजस्टेड होता है, ज़्यादा करीब करीब होता है, पास पास होते हैं, तो घनापन कहते हैं। तो ठोस क्या होता है, ठोस के अणु बहुत करीब करीब, अणु केमिस्ट्री में कहते हैं, हिंदी में कण कहा जाता है, ठीक है। तो पदार्थ बहुत सारे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है, कणों का एक समूह होता है, कणों से मिलकर बनता है पदार्थ, ठीक है। कण या परमाणुओं से मिलकर, अभी आगे पढ़ेंगे, परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, कणों के निर्माण से होता है, ठीक है। तो जिस पदार्थ के कण जो होंगे पास पास होंगे, उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे, ठीक है। उस पदार्थ क्या कहेंगे, ठोस। और जिसके कण थोड़ा दूर दूर हो, ज़्यादा दूर ना हो, थोड़ा दूर हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव, ठीक है। जैसे पानी आपका क्या है, द्रव है, लेकिन बर्फ़ आपका क्या है, ठोस है। बर्फ़ क्या है, ठोस, और पानी आपका क्या है, द्रव। उसके कण थोड़ा दूर है ठोस की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। उसके कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसी वजह से वो क्या होता है, हल्का भी होता है। गैस क्या होता है, हल्का भी होता है। तो भाप क्या है, जिसे पानी को हीट कर दें तो भाप क्या है, गैस है। तो भाप जो है, कण दूर दूर हो गया तभी ना भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो बताएंगे मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं किसके, ठोस के, और दूर दूर होते हैं गैस के। दूर दूर किसके होते हैं, गैस के, और थोड़ा दूर दूर होते हैं द्रव के, ठीक है। ठोस के क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, और मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं गैस के। तो कण किसके बहुत दूर दूर होते हैं, गैस के। कण दूर होने की वजह से ही वो क्या रहता है, हल्का होता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, फैल सकता है गैस, गैस क्या है, फैल सकता है, क्योंकि कण उसके क्या है, दूर दूर हैं। गति कर सकता है गैस, गैस क्या कर सकता है, गति कर सकता है तेज़ी से, इसलिए इसकी क्या है, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज़्यादा। अणुओं के बीच की दूरी ज़्यादा किस में होती है, गैस में। अणुओं के बीच की सबसे कम दूरी किस में होती है, ठोस में। घनत्व तो ज़्यादा किसका होगा, ठोस का। घनत्व तो सबसे कम किसका होगा, प्लाज्मा का। ये बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लाज्मा नहीं, घनत्व तो सबसे कम किसका होगा, गैस का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, ठोस का, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था का पता बाद में लगाया गया, ठीक है। उस अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है, प्लाज्मा स्टेज आता है। तो यह अवस्था जो होती है वैज्ञानिकों के ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। तो इस अवस्था में आयनाइजेशन होता है। क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। इसी आयनाइज स्टेज को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी आयनाइज स्टेज को ही हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक। प्लाज्मा होता क्या है, जैसे खेखार देखे होंगे, ठीक है, कफ, तो वो क्या है, प्लाज्मा स्टेज में ही रहता है। खेखार आप देखे होंगे तो क्या रहता है, प्लाज्मा स्टेज में ही रहता है खेखार। किसी भी चीज़ को अलग अलग कर देना, मतलब अच्छी तरह से तोड़ देना, ठीक है। तो वो क्या होता है, केमिस्ट्री की भाषा में हम आयनाइजेशन उसी चीज़ को हम कहते हैं। अलग अलग कर देना क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। तो आयनाइजेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, हाई लेवल पड़ता है, एनर्जी का हाई लेवल होना चाहिए, तभी आप आयनाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो किसी चीज़ को अलग अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मतलब आयनाइज के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, ठीक है। जब एक बादल दूसरे बादल से टकराता है, देखे होंगे, तो इसे आयनाइज कहते हैं। इसके टकराने से बिजली तड़कती है, आप देखें बिजली तड़कती है, वो बहुत टेम्परेचर में होता है बादल उस टाइम पे। यह प्लाज्मा अवस्था में ही रहता है, ठीक है। यह बिजली जिसके ऊपर गिरता है वह जल ही जाता है, बचता नहीं, ख़त्म ही हो जाता है सीधे, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो आयनाइजेशन प्लाज्मा अवस्था में ही होता है, ठीक है। जब अवस्था क्या होती है, प्लाज्मा, उस अवस्था में आयनाइज होता है। कोई भी पदार्थ आयनाइजेशन में यदि है तो उसमें हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए आयनाइज करने के लिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन अवस्था में सबसे हाई एनर्जी होती है, याद रखें क्वेश्चन आता है। तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी किस में होती है बताइए, प्लाज्मा आयनाइजेशन में।
प्लाज्मा अवस्था में। यह प्लाज्मा दिखता किस तरह का बताइए, कि खार टाइप का दिखता है। जैसे आप वो देखे होंगे लावा, ठीक है, ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो भी प्लाज्मा स्टेज में ही रहता है, मैग्मा जिसे बोलते हैं, ठीक है। यह प्लाज्मा दिखता कैसा बताइए, कि खार के जैसे दिखता है। लिक्विड बह जाता है लेकिन प्लाज्मा बहता ही नहीं है। प्लाज्मा नहीं बहता, लिक्विड बह जाता है, पानी आप गिरा देंगे तो बहने लगेगा, लेकिन प्लाज्मा बहता नहीं है। खार नहीं बह, खार आप देखे होंगे कहाँ बहता है, ठीक है, एक ही जगह पे हिलता ना रहता है, ठीक है। तो अब आज प्लाज्मा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लाज्मा किस अवस्था में रहता है, तो किस तरह का रहता है, तो खार टाइप का रहता है, ठीक है, मैग्मा टाइप का रहता है। इसके लिए हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, आयनाइजेशन करने के लिए प्लाज्मा को। तो लिक्विड बह जाता है लेकिन प्लाज्मा बहता नहीं है। एक वैज्ञानिक आए भारत के, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, उनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। तो उन्होंने 5वीं अवस्था दी, चौथी नोट कर देते हैं। तो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा है, चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा है, ठीक, याद रखेंगे। 5वीं अवस्था भारत के वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। उन्होंने ये 5वीं अवस्था दी। वो अवस्था क्या थी, एक बार इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने पता लगाया, तो ये भारत के माने जाते थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और एक अंग्रेजी अखबार को कहा था कि मेरे इस सिद्धांत को छाप दो, लेकिन उन्होंने छापा ही नहीं, ठीक है। तो वहाँ विदेशी लोगों ने कहा कि ये इंडिया का है, ये जानता क्या, कुछ नहीं जानता, इंडिया का कुछ नहीं जानते। लेकिन उन्होंने इनके सिद्धांत को छापना ही नहीं चाहा, छापे ही नहीं, ठीक है। तो तब सत्येंद्र नाथ ने उस सिद्धांत को लिखकर एक लिफाफा में डाल दिया और क्या करा कि आइंस्टीन को भेज दिया। इस लिफाफे में अपने सिद्धांत को डालकर क्या कि आइंस्टीन को भेज दिया। तब आइंस्टीन ने जब इस सिद्धांत के बारे में पढ़ा तो क्या वो भौचक्कर रह गया वो, ठीक है। एक क्या हुआ, गुलाम देश में कह रहा था कि एक गुलाम देश में कोई इतना विद्वान कैसे हो सकता है, ठीक है, काहे नहीं विद्वान हो सकता है, बताइए काहे नहीं हो सकता है। तो पहले दुनिया को कुल 4 ही अवस्था पता थी। पहले जो दुनिया को कुल 4 अवस्था थे, कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। लेकिन 5वीं अवस्था भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया, दे दिया। 5वीं अवस्था का नाम रख दिया गया सत्येंद्र नाथ बोस ने दी, जो उसका नाम रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या नाम रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम रखा गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC नाम है। 5वीं अवस्था का नाम यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन बताइए। पहले, सबसे ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी किस में होता है, किस अवस्था में, प्लाज्मा। किस में होता है, प्लाज्मा, याद रखेंगे। 5वीं अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। किसने दिया था, सत्येंद्र नाथ बोस ने। लेकिन इनके सिद्धांत को अखबार वालों ने छापने से इनकार कर दिया, छापा ही नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इस अपने सिद्धांत को लिख करके आइंस्टीन को भेज दिया था। तो उन्होंने पढ़ा और उस सिद्धांत को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो उन्होंने अपना भी नाम इसमें दे दिया और बोस का भी नाम दे दिया। पहले बोस, फिर बाद में आइंस्टीन, कंडेंसेट नाम रख दिया गया, वैज्ञानिक के नाम पर ही नाम है ये। तो कंडेंसेट का ही मतलब होता है किसी चीज़ को ठंडा करना। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ठंडा करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को कोल्ड कर देना क्या कहलाता है, कंडेंसेट कहलाता है, ठीक है। तो गैस को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, द्रव बनेगा। जब गैस को आप ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और जब द्रव को ठंडा कीजिएगा तो ठोस बनेगा, ठीक है। ये तो आपको पता है, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बनेगा और द्रव को और ठंडा कर देंगे तो ठोस बन जाएगा, मतलब बर्फ़ बन जाएगा। भाप को ठंडा कीजिएगा, पानी बनेगा। पानी को ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा, बर्फ़ बनेगा। तो बर्फ़ क्या, ठोस। लेकिन अब जब ठोस को और ठंडा किया गया, -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया गया, तो क्या हुआ, सुपर मॉलिक्यूल मिला, एक सबसे ठंडा चीज़ मिला। इससे अब ज़्यादा ठंडा नहीं किया जा सकता, क्योंकि परम ताप होता है, परम ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप होता है, तापमान। तो ये जो है सबसे ठंडा होता है। तो सुपर मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ। जब बोस चाचा ने 3 चाचा ही कह सकते हैं, 3 अलग अलग मॉलिक्यूल लिया और इसे -273 डिग्री सेल्सियस में ठंडा किया, तो यह एक सुपर मॉलिक्यूल मिला। क्या किया, ठंडा किया, तो इन्हें क्या मिला, एक सुपर मॉलिक्यूल मिला। चलिए आगे हम इसे समझते हैं, थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम यह लिखते हैं कि गैस को हम क्या करते हैं, ठंडा कर रहे हैं। गैस को यदि ठंडा कीजिएगा तो क्या बनता है, द्रव बनता है। और द्रव को ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा बताइए, ठोस बनेगा, ठीक है। अब वो कह रहे थे कि ठोस को और ठंडा किया जाए। तो अब जब ठोस को ठंडा किया गया तो क्या बना, एक सुपर मॉलिक्यूल बना। क्या बना, सुपर मॉलिक्यूल बना, ठीक है, मॉलिक्यूल बना, एक सुपर मॉलिक्यूल बना। ये सुपर मॉलिक्यूल जो है सबसे ठंडा है,
क्या है, सबसे ठंडा आई, सबसे ठंडा है सुपर मॉलिक्यूल, जिसे कितने टेम्परेचर पे ठंडा किया गया, तो -273, ठीक है, -273 पे किया गया। कितने पे किया गया, -273, यहाँ पे लिख देते हैं -273 डिग्री सेल्सियस पर इसे क्या किया गया, ठंडा किया गया। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा। तो क्या कहा, बोस चाचा ने क्या कहा था कि मॉलिक्यूल अलग अलग लेकर के, तमाम तरह के लेकर के एक ही में क्या किया, ठंडा किया। तो एक किस तरह का मिला, सुपर मॉलिक्यूल मिला। ठीक है, तब इसे इतना ठंडा होने के कारण इसे क्या किया गया, गर्म करने पर कौन असर ही नहीं पड़ रहा था। इन्होंने क्या किया, फिर इसको गर्म करना शुरू किया, तो इसमें कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। इस सुपर मॉलिक्यूल को जब गर्म किया गया तो कोई असर नहीं पड़ रहा था। तो पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था कौन सी मिली, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसी को सुपर कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट को कोई दिक्कत नहीं होता, इससे चला जाता है। ठीक, तो सुपर कंडक्टर से क्या होता है, करंट चला जाएगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। करंट क्या होता है, हीट होता है, तो थोड़ा सा हीट, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इतना ना ठंडा है, इतना ना ठंडा है कि उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चाहे जितना उसमें से गर्म चीज़ ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी मिली, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम है इसका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हम इसका नाम भी यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, नाम है इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यहाँ पे लिख देते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, आइंस्टीन कंडेंसेट, ये नाम है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचवी अवस्था है पदार्थ की, शॉर्ट में लिखेंगे BEC। ठीक है, इसका नाम है बोस, इसका नाम आइंस्टीन, इसका नाम कंडेंसेट। अच्छा, कंडेंसेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को क्या करना, ठंडा करना। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो प्लाज्मा क्या होता है, चलिए अगले पेज पे समझते हैं इन सभी को। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन पांचों को समझते हैं। ठीक है, तो ठोस जो होता है, पहला नंबर ठोस। ठीक है, ठोस जो होता है उसके कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं, करीब करीब होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, दूसरा है द्रव। द्रव, ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा करीब करीब होते हैं, याद रखेंगे इसको, थोड़ा करीब करीब होते हैं। ठीक, और तीसरा नंबर पे क्या है, गैस। तीसरे नंबर पे क्या है, गैस। इसके जो कण होते हैं वो, हाँ, इसके कण जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। इसके कण जो होते हैं दूर दूर होते हैं। ठीक है, पास पास नहीं होते। दूर दूर होने के कारण ही क्या होता है, हल्का होता है और गति भी कर लेता है। विसरण दर भी इसका ज़्यादा, विसरण का मतलब होता है फैल जाना। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में फैलने को क्या कहता है, विसरण कहता है। ठीक है, डिफीजन कहता है। डिफीजन इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो गैस का विसरण क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूर दूर होते हैं इस कण, इस वजह से क्या होता है, हल्का होता है। और क्या होता है, थोड़ा करीब करीब होता है, द्रव होता है। लेकिन और बहुत करीब करीब होता है वो ठोस होता है। याद रखेंगे, तीनों आ गए समझ में। अब चौथी अवस्था आपकी क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था आपकी प्लाज्मा है। प्लाज्मा में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए। प्लाज्मा में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम हाई टेम्परेचर किस में होता है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसमें, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, पाँचवें में आता है आपका BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, याद रखेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये जो होता है प्लाज्मा का उल्टा होता है। ये क्या होता है, प्लाज्मा का उल्टा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, लेकिन मिनिमम एनर्जी, मतलब ठंडा करने पर वो हाई ना होता है टेम्परेचर प्लाज्मा, उसमें गर्म किया जाता है। लेकिन इसमें BEC में क्या होता है, ठंडा होता है, कंडेंसेट किया जाता है। ठीक है, ठंडा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे कम एनर्जी। ठीक है, मतलब कि ठंडा तरफ जाएंगे। ठीक है, ठंडा, ठीक है, गर्म तरफ नहीं, सबसे कम तापमान। ठीक है, सबसे कम तापमान या टेम्परेचर, तापमान, एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा, सबसे कम ऊर्जा किसमें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्लाज्मा, याद रखेंगे इतना। ठीक है, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, अब आता है तीसरा क्या, अब आता है दूसरे में। अब हम भौतिक गुण के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है आपका रासायनिक गुण। अब आता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण। अच्छा, नाथ जो है, सत्येंद्र नाथ बोस, वो बंगाल के थे, कोलकाता पश्चिम बंगाल के थे।
जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर भी वहीं के थे, ठीक है, टैगोर, बोस, ये सब वहीं के थे, ठीक है। जितना भी नाम है इस तरह का वो सब कोलकाता साइड का, सब टोटल बंगाल का है, ठीक है। तो रासायनिक गुण बचे हैं, उनको अगले टॉपिक में करेंगे। तो ये आप इतना ध्यान देंगे, हमने सभी भौतिक गुण के आधार पर हमें पदार्थ के प्रकार बता दिया, अवस्थाएं उसकी बता दी, ठीक है, क्या क्या उसमें कैसे आपको ध्यान रखना। ये जो आपका दिख रहा है इतना, ये और ये, इसी को आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। इन्हीं 5 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ये आपकी क्या है, इतने में ही आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले क्लास पे हम करेंगे रासायनिक गुण, ठीक है। इसी का आगे पढ़ेंगे, रासायनिक गुण में तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो चलिए क्लास में एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।